हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मेथड एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाके उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज नोन एज कैश रेशियो, कॉस्ट रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी या प्रॉफिट रेशियो। आंसर करिए। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी। और इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारा कितने टाइम्स में हम अपनी कंपनी में जो इन्वेंट्री रखी हुई है उसको हम सोल्ड कर लेंगे और हम अपनी इन्वेंट्री को एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यानी यहाँ पर हम इन्वेंट्री के बारे में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को यूज़ करते हैं और इसमें हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारा टोटल निकल कर आ जाता है कि हमारे स्टॉक की स्पीड कितनी है या कितनी इन्वेंट्री हमारी है जो हमें फिर से रीस्टॉक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ₹50,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हम क्वेश्चन करा चुके हैं फर्स्ट क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या करना है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है, 2,20,000। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना हो गया, 11 लाख। ठीक है, 1,10,000। उसमें से हम दो से डिवाइड करेंगे तो हमारा 55,000 आएगा। 55,000 हम यहाँ लिख देंगे। 55 में जब आप 55 का टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 4 टाइम में 220 मिलेगा, तो आंसर निकल कर आ जाएगा 4। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन करना। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज। अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताना है, बताइए। कैसे निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड से, फैक्ट्री कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, या फिर प्राइम कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से। बताइए। देखिए, इसका एक परफॉर्मा है, वो आप याद रखिए जिससे आप इजीली निकाल पाएँ। सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर और फिर डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा निकल कर आ जाता है प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, तो हमारा निकल कर आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, तो वो हमारा निकल कर आ जाता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट में हमने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड किया, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हाल से प्लान प्रीमियम प्लान इज बेस्ड ऑन। और हाल से प्रीमियम प्लान किस पे बेस्ड है, टाइम टेकन, क्वांटिटी ऑफ वर्क, टाइम सेव्ड या क्वालिटी ऑफ वर्क। बताइए। देखिए, हाल से प्रीमियम प्लान के अंदर जब प्रीमियम दिया जाता है वो टाइम बेस्ड सेव्ड के बेसिस पर दिया जाता है। 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाता है और उस स्टैंडर्ड टाइम से पहले वो अपना स्टैंडर्ड वो जो वर्क हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो भी टाइम सेव्ड है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रीमियम दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस या एस्टिमेशन ऑफ वर्क, बताइए। क्या होगा? देखिए, कंस्ट्रक्शन के टेंडर की बात करते हैं तो वो हमारा होता है एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। जब कभी भी एक टेंडर डिसाइड किया जाता है फैक्ट्री के द्वारा, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट ली जाती है, जिसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में लोएस्ट स्टैंडर्ड प्राइस से दिया जाता है। तो यहाँ पे सेल प्राइस फिक्स नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मार्जिनल कॉस्ट इज, अब मार्जिनल कॉस्ट कैसी कॉस्ट है? एडिशनल कॉस्ट है, फुल कॉस्ट है, प्योर कॉस्ट है या नन ऑफ दीज? देखिए, मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो बताती है। अब ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं? जब हम कोई भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 एडिशनल कॉस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, AFC इज़ कंप्यूटेड बाय, AFC कैसे कैलकुलेट करते हैं? यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट, बताइए। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम AFC को, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को? देखिए, इसको कैलकुलेट किया जाता है जब हम अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में जो भी हमने टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं यानी उनकी क्वांटिटी को उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारा टोटल FC अपॉन क्वांटिटी तो हमारा निकल कर आ जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, विच मैथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल, बताइए हॉस्पिटल में कौन सी मेथड यूज़ किया जाता है? ऑपरेशनल कॉस्ट डिटर्मिनेशन, यूनिट कॉस्ट डिटर्मिनेशन, सब वर्क कॉस्ट डिटर्मिनेशन या फिर ग्रुप कॉस्ट डिटर्मिनेशन? देखिए, इसमें यूज़ की जाती है ऑपरेशनल कॉस्ट डिटर्मिनेशन। अब ये ऑपरेशनल कॉस्ट डिटर्मिनेशन होती है ऑपरेशन की कॉस्ट के बेसिस पे रेदर देन प्रोसेसेस। ठीक है, अब ऑपरेशनल कॉस्ट मेथड एक तरह से ये यूनिट कॉस्ट मेथड का ही सिमिलर पार्ट है या सिमिलर उसी की तरह होता है। इसमें जो आउटपुट आता है, आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, वो पर यूनिट के बेसिस पर होता है, यानी कि कितनी सर्विस दी जा रही है उस हिसाब से यहाँ पे ये कॉस्ट निकाली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेशनल कॉस्ट डिटर्मिनेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आर नोन एज सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बोथ A एंड B या नाइदर A नॉर B, बताइए क्या होगा आंसर? डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए देखिए जो भी खर्चे किए जाते हैं उसको हम सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए हम खर्च करते हैं जिससे कि हमारी डिमांड बढ़े। ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनकर होते हैं अपने बिजनेस को सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं जैसे कि आपने कोई सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई एडवर्टाइजमेंट करवाया,
ठीक है, या किसी भी तरह का आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया फ्री सैंपल का, तो उसमें इस तरह के खर्चे हमारे अकर होते हैं। तो ऑप्शन 1 सेलिंग एक्सपेंसेस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इनविटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट सिस्टम इज प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग। क्या होगा? देखिए, जब भी हम वेडिंग इनविटेशन की बात करते हैं, प्रिंटिंग इनविटेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग मेथड में कॉमनली हम ये इस तरह की जो मेथड होता है वो मेडिसिन, केमिकल वर्क्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, जब भी हम कोई भी सर्विस देंगे या कुछ भी हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर पर होती हैं ये सारी चीज़ें, और इनका कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन से ये अलग होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है और एक स्पेसिफिक यूनिट होती है, उनको प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पे सारी जो हमारे प्राइस है वो कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न विद टेक्निक ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ इन्वेंट्री, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंजम्पशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, टेक्निक ऑफ कंट्रोल ऑफ वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री। बताइए। देखिए, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड होता है। इसके अंदर जो मटेरियल की जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो मिनिमम क्वांटिटी रखी जाती है, जिससे कि ये देखा जा सके कि उनको अपना ऑर्डर कब प्लेस करना है, कब स्टॉक रखना है, कितनी कैरिंग कॉस्ट आएगी और कितनी होल्डिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रहेगी। ठीक है, जिससे कि वो उनको अपना मिनिमाइज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2AO/C। ए होता है हमारा एनुअल यूसेज, ओ होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी होता है हमारा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, या हम होल्डिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग इज एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल गेन। क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज वो वेस्टेज होते हैं जो कि हमारे कॉस्ट डिटर्मिनेशन के टाइम पर डिडक्ट नहीं होते हैं, जबकि एबनॉर्मल वेस्टेज जो होते हैं वो यहाँ पर कॉस्ट असर्टेन में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो नॉर्मल वेस्टेज वो होंगे जनरली जो कि हमारे सर्टेन सिचुएशन में हो जाते हैं ड्यूरिंग, जैसे प्रोडक्शन के टाइम पर हो गया, लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज हमेशा सर्टेन इवेंट पर ही होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पर हमारे इंक्लूड किए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेंडर प्राइस एक्सप्रेसेस। अब टेंडर प्राइस क्या एक्सप्रेस करता है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को, सेल्स कॉस्ट को, एस्टिमेशन सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट शीट ऑफ लास्ट पीरियड। बताइए। क्या बताता है टेंडर प्राइस? देखिए, टेंडर प्राइस हमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताता है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ normal production of 80 units is rupees 400, then the value of abnormal wastage of 5 units will be 25 rupees, 1 rupees, 1600 rupees या 1800 rupees। बताइए।
क्या होगा? सिंपल है, एबनॉर्मल वेस्टेज कितनी यूनिट का हो रहा है? 5 यूनिट का हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना निकल कर आ गया? 25। टोटल हमारा यहाँ पर यूनिट्स कितनी है? 400। 400 में 25 का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है? 80, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से काट दिया 40, अब 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 25 का, तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? 25, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा यहाँ पे कितना है यूनिट्स? 400। हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है? एबनॉर्मल वेस्ट 5। टोटल नॉर्मल प्रोडक्शन कितना दे रखा है? 80। इससे इसको काटा, ये हमारा कितना निकल कर आ गया? 5। अब 5 से 5 का मल्टीप्लाई किया, ये हमारा 25 निकले आया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 25 रुपीज़। नेक्स्ट है, डैमेज टू मटेरियल ड्यू टू फायर इज कंसिडर्ड ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जर्नल एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दीज? देखिए, ये हमारा लॉस हुआ है डैमेज, मटेरियल डैमेज से ड्यू टू फायर, तो ये हमारा कैसा है? एबनॉर्मल लॉस है, और ये एबनॉर्मल लॉस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इन कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस तरह के जो लॉस होते हैं हम कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में सारे डायरेक्ट लॉस आते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द एक्चुअल आउटपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेस देन द नॉर्मल, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड जर्नल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, जर्नल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट? क्या होगा आंसर? देखिए, ये हमारा कहलाता है एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पर एबनॉर्मल ये लॉस है, क्योंकि ये हमारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल लॉस जो है किस समय अकर हुआ है? प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पर, और ये हमारे जो रॉ मटेरियल जो भी यूज़ हो रहे हैं उसकी क्वांटिटी से कम है, इसलिए ये यहाँ पर हमारा एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर पार्टिसिपेशन implies their rights to take part in annual journal meeting, decision making, शेयर होल्डिंग या प्रॉफिट शेयरिंग? क्या होगा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 2, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।